हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 विच इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो होपफुली आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा अब तक तो प्लीज देख लेना। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है एंड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को अलग से हाईलाइट किया हुआ है। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो एंड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट में लिख लो, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है एंड आपको समझ में भी आ जाएगा होपफुली। देन हमने पढ़ लिया था अब तक मेटल क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या देख के हम मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब पढ़ लिया था। क्या क्या था वो सब थोड़ा रिवाइज भी जरूरी है। वो था मेटालिक लस्चर, हार्डनेस, मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी क्या बोला था मैंने कि थिन शीट बनाने को मेलाबिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी वाइड बनाने को हीट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर एंड सोनोरस जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो था मेटल के बारे में। एंड नॉन नॉन मेटल के बारे में ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिया नहीं है आपके बुक में, बट आप इससे नॉन मेटल को नॉन मेटल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन आ गया था आपका कुछ एक्सेप्शन एंड मैंने हाईलाइट कर दिया था विथ सारे एक्टिविटीज भी मैंने कंप्लीट करवा दिए थे आपके। ठीक है, तो अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो चलते हैं आपके लेक्चर की ओर। So chemical properties. We will learn about the chemical properties of metal in the following section 3.2 to 3.2.4. For this, collect some samples. कुछ metals आपको collect करना है। क्या क्या बोला है? Aluminium, copper, iron, lead, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। आपको ये सारे कलेक्ट करना है एंड आपको परफॉर्म करना है कुछ एक्टिविटी, जिससे आपको पता चलेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। जब एयर में हम मेटल को जला देंगे तो क्या होगा, क्या मतलब उसमें क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। तो क्या बोला गया है दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम। यस, हमने देखा है पहले चैप्टर से हम पढ़ के आ रहे हैं कि मैग्नीशियम को अगर हम जला रहे हैं तो वो कुछ दार्जिलिंग सा व्हाइट फ्लेम हमें दिखाई देगा एंड वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सारे मेटल्स ऐसे ही रिएक्ट करते हैं या फिर किसका कुछ डिफरेंट रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होता है। तो चलते हैं देखेंगे कि रिएक्टिविटी में भी क्या डिफरेंस होता है या फिर सारे ही मेटल्स सेम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 3.9 यहाँ पे क्या बोला गया है, hold any of the samples taken above with a pair of tongs and try burning over a flame। ठीक है, क्या करना है आपको टोंग के साथ, टोंग के हेल्प से सारे मतलब एक एक सैंपल लेना है एंड जला देना है। रिपीट विथ द अदर मेटल सैंपल्स, सारे के साथ करना है, मतलब सबको ही टोंग्स एक एक करके लेके उसको जलाना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बर्निंग के बाद उसको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल्स ऑफ ए कूल डाउन करने के लिए उसे छोड़ दो। ठीक है, तो क्या हुआ, विच मेटल्स बर्न इजीली, कौन सा मेटल इजीली बर्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या था आपका, यहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। तो बर्न कौन सा हो जाएगा जल्दी से, वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, कौन सा इजीली बर्न हो जाएगा, सोडियम। What flame color did you observe when the metal burned? जब सोडियम बर्न हुआ तो आपको कौन सा कलर दिखा, येलो कलर। ये आप आगे जाके 11th में पढ़ोगे कि सोडियम पोटेशियम सारे बर्न होते ही आपको कौन सा कलर दिखते हैं। ठीक है, हाउ डज द मेटल सरफेस अपियर आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद आपको क्या दिखाई देगा, सिल्वर व्हाइट। क्या दिखाई देगा, सिल्वर व्हाइट। ओके, अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये जो सारे मेटल्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको आप डिक्रीजिंग मतलब उनकी रिएक्टिविटी, कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कौन उससे लेट, कौन उससे लेट, तो वो रिएक्टिविटी से आपको सजाना है, यहाँ पे बोला गया है। तो पहले तो होगा सोडियम, क्योंकि वो मतलब जल्दी रिएक्ट कर गया। उसके बाद आ गया मैग्नीशियम, देन आ गया एल्यूमिनियम, देन आ गया आपका जिंक, then iron, then lead, देन आपका कॉपर। आपको लग रहा होगा ये कहाँ से लिख दिया है इन्होंने, तो आपको आगे जाके रिएक्टिविटी सीरीज भी आपके बुक में दिया हुआ है,
तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये जो सीरीज मतलब देख रहे हैं आप ये रिएक्टिविटी, ये मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि कैसे याद रखना है ये सीरीज। तो बस ये आंसर है इसका क्वेश्चन का, आप थोड़ा ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी ऐसे होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन, सॉरी सॉरी मैं ये क्वेश्चन भूल गई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर द प्रोडक्ट्स सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये सारे क्या जो आपको मिला, जो भी बर्न होने के बाद, क्या सारे ही सॉल्युबल है वाटर में? नहीं, सारे सॉल्युबल नहीं होंगे। सोडियम ऑक्साइड ही सॉल्युबल होगा एंड अदर मेटल मेटल ऑक्साइड आपका इनसॉल्युबल रहेगा। ये आप याद रखना कि सोडियम, जो सोडियम ऑक्साइड आपको मिला, सॉरी, जो सोडियम ऑक्साइड आपका था वही सॉल्युबल होगा एंड बाकी सारे आपका सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है। ये देखो, आप केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको ज्यादा मतलब कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ मतलब आएगा, ये सारे याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे जो बहुत सारा पॉइंट्स था, ये पॉइंट्स आप मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि कुछ मैथ है या फिर हो गया ट्रिक से फॉर्मूला से हो गया, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, खत्म हो गया ना ये एक्टिविटी। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऑलमोस्ट सारे ही मेटल्स जो है आपके, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जैसे कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, विच इज अ ब्लैक कलर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। चैप्टर 2 को रिकल करो, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने पढ़ा था एसिड एंड बेस में कि कैसे रिएक्ट करता है। तो हमने जाना था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं एंड एसिडिक ऑक्साइड जो होते, सॉरी, हाँ, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं एंड जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये याद रखना, aluminum oxide and zinc oxide, so both acidic as well as basic behavior. ठीक है, both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water known as amphoteric oxide. ठीक है। देखो, जैसे कि हमने बोला कि जो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, आपको प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा वाटर के साथ। तो यह क्या हो गया, मतलब एक एक टाइम पे दोनों के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। जब और मेटल सारे एक टाइम पे एक ही मेटल के साथ रिएक्ट, सॉरी, एक ही एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बट ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, ऑल्सो जिंक ऑक्साइड। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम में आपका आता है, क्वेश्चंस आता है, तो इसे अच्छे से याद रखना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल्स क्या आता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये मैनर में रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ऑल्सो बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर आपको मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, जो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये याद रखना कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं एंड अल्कली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखो, बट सम ऑफ दिस डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कौन सा सोल्यूबल हो गया, सोडियम ऑक्साइड। जो सोडियम ऑक्साइड डिजोल्व होके आपको क्या देगा, डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड डिजोल्व होता है बट सारे नहीं होते हैं वाटर में डिजोल्व। ठीक है, तो हो गया आपका कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। We have observed in activity 3.9 that all metals don't react with oxygen at the same rate. देखा मैंने, हाँ, सॉरी, हमने देखा कि कैसे सारे मतलब सबका रिएक्टिविटी सेम नहीं होता है। कोई ज्यादा मतलब जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कोई धीरे लेट में रिएक्ट करेगा, तो सबका रिएक्टिविटी सेम नहीं, डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ अलग अलग मतलब रेट में उनका जो रिएक्टिविटी होता है वो जाएगा। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ही उन लोगों ने रिएक्ट कर देते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन। वो खुला में नहीं रह सकते, उनको हमेशा मतलब सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? अगर पानी में रखेंगे तो क्या होगा, पानी में तो वो ऑक्सीजन होगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट ब्लास्ट करेगा, वो फायर कैच कर देगा बहुत जल्दी। तो इसीलिए उसके हम उससे हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। Hence, to protect them and prevent accidental fires, they are kept in immersed in kerosene oil. कहाँ पे रखा जाता है उनको? केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide. ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी आएगा कि है जो हम बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज बनवाते हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद वो ब्रिज कोलैप्स, आप कभी खबर सुने होंगे कि ब्रिज कोलैप्स हो गया, ठीक है। उसे बचाने के लिए जो मेटल्स हमारे खराब हो जाते हैं कुछ दिन के बाद एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके, तो उसे हम बचाने के लिए कुछ कवरिंग बनवाते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है। क्या बोला गया है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज magnesium, aluminum, and zinc and lead are covered with a thin layer of oxide. थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सरफेस चेंज होता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब देखो, जो एनवायरनमेंट के टच में आता था एंड जब हम देखो, ये एक मेटल है, सॉरी, हाँ, ये एक मेटल है। तो जब एक पतला सा लेयर उसके ऊपर बन गया, मतलब जब खाली था ऐसे, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो टच करता था, वाट मतलब जो वाटर वेपर होता है एंड ऑक्सीजन होता है, ये सारे टच करके वहां पे कुछ कुछ रिएक्शन होता था। बट जब कॉपरिंग आ गया, ठीक है, तो ये डायरेक्ट टच तो नहीं कर पाएगा एंड रिएक्शन भी नहीं होंगे एंड ये अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा। वरना ये ये तो लॉस हो रहा था ना आपका, रिएक्शन होके खत्म होता जा रहा था। तो प्रोटेक्शन के लिए, फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए ये ऑलमोस्ट वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ही है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब बहुत हीट करने से भी द आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जलेगा नहीं। बट अगर आयरन फिलिंग आप डाल रहे हैं तो विगरसली स्प्रिंकल होके वो जल जाएगा। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर भी आपका जलेगा नहीं, बट वहां पे एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड लेयर आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। वो दोनों कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे हाई टेम्परेचर में भी। वो कभी, ये याद रखना, नोट में भी बना लेना, लिख लेना। तो कभी भी देखो, आयरन बन मतलब जलेगा नहीं, बट जब आयरन फिलिंग आप डालोगे तो वो क्या करेगा, स्प्रिंकल होगा होके फ्लेम के साथ बर्न हो जाएगा। कॉपर को अगर आप जलाओगे तो उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा ब्लैक कलर का। बट सिल्वर एंड गोल्ड कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत मतलब ज्यादा टेम्परेचर के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि प्रोटेक्ट कर जाते हैं, यहाँ पे मेटल को प्रोटेक्ट होता है, मेटल प्रोटेक्ट होता है, तो हम इसीलिए कुछ कोटिंग्स यहाँ पे होता है, ठीक है। एनोडाइजिंग इज द सेम प्रोसेस कि हमें प्रोटेक्शन देना है। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप्स, तो क्या देना है, थिक ऑक्साइड ऑफ लेयर एल्यूमिनियम देने के लिए ये एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिन लेयर ऑफ लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर में होता है ऑक्सीजन, एयर में कभी कभी आपको मॉइस्चर मिलेगा। ये सारे जब रिएक्ट करेंगे तो आपका जो रिएक्शन होके वो डिफरेंट प्रोडक्ट में आ जाएगा, बन जाएगा। तो इसीलिए एल्यूमिनियम डेवलप अ थीन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन।
अगर आएगा ना, जब भी मॉइस्चर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा ना। एक जो है, मतलब एक कोई है जो इससे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग, हाँ, द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। इससे और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसे थिक बना दें। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे लिया जाएगा यहाँ पे एनोड कैथोड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिया जाएगा, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व, ऑक्सीजन एनोड 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 पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, एंड ऑक्सीजन वहां पे जाके कोटिंग बना देगा किसके ऊपर, जो आपका होता है एल्यूमिनियम के ऊपर, एंड वो हो जाएगा आपका प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आप उस लेयर को कुछ कलर दे सकते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज सिंपल ऑक्सीजन का एक लेयर जाके प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देगा, एंड वो जो होता होगा मेटल, वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए बहुत सारे डेवलपमेंट किया जाता है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज ऐसे हैं, कुछ ऑयल मिलता है जो प्रोटेक्ट करता है। तो ये ऐसे बहुत है, आपका आपके बुक में सिर्फ यही दिया गया है, इसे अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। बट ऐसे बहुत सारे ही मेथड्स हैं जिसे हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, स्पेशली मेटल्स को। After performing 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of metals taken here. सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, इवन आप नॉर्मल पानी के साथ भी वो रिएक्ट कर जाएगा, एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस। मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होगा वो लेस विगरस होगा, implying that it is not as reactive as सोडियम। सोडियम जितना रिएक्टिव नहीं होगा मैग्नीशियम, ठीक है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड कि रिएक्टिविटी क्या है। ये हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो चलते हैं वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको एक एक्टिविटी करने को लिए बोला गया है। सारी एक्टिविटी टीचर्स के सामने करना, अदरवाइज ये थोड़ा होता है कि रिस्की होता है, तो आप छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए थोड़ा टीचर के असिस्टेंस में ही करना। क्या बोला गया है, वो कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स, जो हमने वही वहां पे मेटल्स लिए थे सैंपल के लिए, वही मेटल्स लेना। पुट सम पीस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन ए बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। एक बीकर लेना, कोल्ड वाटर में, मतलब यहाँ कोल्ड वाटर है, इसमें डाल देना। तो क्या होगा, विच मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। रिएक्टिविटी के साथ आप यहाँ पे बोलो कि कौन सा जो मेटल है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो, अब तक हमने पढ़ा था सोडियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, एंड यहाँ पे भी सोडियम पहले ही रिएक्ट करेगा। सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, हमेशा सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, इवन कोल्ड वाटर से भी, ठीक है, हॉट वाटर ऐसा कुछ नहीं, कोल्ड वाटर में भी सोडियम पहले रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है। पहले सोडियम रिएक्ट करेगा, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, इवन इन कोल्ड वाटर। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस्ड फायर ऑन वाटर? यस, सोडियम पोटेशियम ये दोनों तो करेंगे, ये दोनों फायर, मतलब एक आग आपको दिखाई देगा जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? यस, आपको कैल्शियम दिखाई देगा फ्लोट करते हुए। Put the metals that did not react with cold water in beaker half filled with hot water. ओके, पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो आपने देख लिया कि कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड कौन सा हॉट वाटर के साथ, मतलब कौन सा रिएक्ट नहीं कर रहे। तो उससे क्या करना, जो बच गया आपका मेटल, आप क्या करना, उसे लेके हॉट वाटर में डाल देना, ठीक है। हाफ फिल्ड हॉट वाटर, यहाँ पे हॉट वाटर ले लेना एंड उसके साथ रिएक्ट करने के लिए डालना। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है। तो
कौन कौन रिएक्टर है आपको पता चल जाएगा। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विथ इवन, अगर देखो पहले हमने ठंडा पानी लिया था, हमने देखा कुछ मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं एंड देखा और भी कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा गर्म पानी ले लिए एंड देखा कुछ मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं एंड और भी कुछ ऐसे मेटल रह जाएंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, स्टीम के साथ हीट करने के लिए डाल देंगे, मतलब रिएक्शन करने के लिए डाल देंगे। विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, स्टीम के साथ भी ऐसा कुछ मेटल रह जाएंगे जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। दे आर कॉपर, lead, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये चारों रह जाएंगे जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड Fe। ठीक है, जितना भी ये चारों तो रिएक्ट भी नहीं किए तो हम कैसे लिखेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना, क्यों इतना ही लिख दिया एंड ये चारों क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये तो रिएक्ट ही नहीं किए, हम किसके बेसिस पे लिख देंगे कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये उनका हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो यहाँ पे ये सेटअप के साथ आपका हो गया एक्टिविटी 3.10 कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड ए हाइड्रोजन गैस। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। Metal oxide that are soluble in water dissolve it to further form metal hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा है ना हमने यहाँ पे, कि सारे ही मतलब सब मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट जो भी कुछ सॉल्युबल होते हैं तो क्या फर्दर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ये तो हमें अब तक जितने भी हमने एक्टिविटी की है उससे हमें पता चल गया कि वो वायोलेंटली कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायोलेंट एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब फास्ट चैप्टर में मैंने बोला था, एक्सोथर्मिक मतलब जो रिएक्शन के वक्त आपको हीट बाहर मतलब बाहर निकलेगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक डाटा इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, आपको हीट एनर्जी मिलेगा एंड इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। ठीक है, हीट एनर्जी मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ये तो सारे रिएक्शन होंगे। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायोलेंट, मतलब सोडियम पोटेशियम के जैसा इतना ज्यादा वायोलेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकला, ये हाइड्रोजन यहाँ पे फायर कैच कर सकता है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब वायोलेंट नहीं होता है रिएक्शंस, इतना ज्यादा एनर्जी नहीं निकलता है, तो फायर यहाँ पे नहीं होगा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन पॉपअप साउंड के साथ रिएक्ट मतलब जब रिएक्ट करेगा पॉपअप साउंड आएगा, यहाँ पे इतना ज्यादा ये एनर्जी नहीं निकलेगा जो हाइड्रोजन क्या फायर कैच कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है, मैंने तो आपको बता दिया कैल्शियम फ्लोट करता है, बट क्यों करता है। यहाँ पे लिखा गया है आपका, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो कैल्शियम होगा ना आपका, सपोज ये कैल्शियम है, ये क्या करेगा, जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, जब भी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे यहाँ पे ये ऊपर स्टिक हो जाएंगे सरफेस में, तो ये क्या करेगा, फ्लोटिंग में इसको हेल्प करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, पता है आपको कि क्योंकि सोडियम पोटेशियम करते हैं, बिकॉज वो बहुत रिएक्टिव होते हैं एंड मैग्नीशियम उतना रिएक्टिव नहीं होता है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल। कौन कौन करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वो फ्लोट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बबल्स। ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर जब स्टिक हो जाते हैं तो फ्लोट करने लगते हैं।
Metals like aluminum, iron, zinc don't react with cold और hot water. ये दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करेंगे. कौन कौन? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. ठीक है. But they react with steam to form the metal oxide and hydrogen. जब स्टीम आप दोगे, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ. मतलब एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक कोल्ड या फिर हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे. किससे रिएक्ट करेंगे? स्टीम. ठीक है. जब आप स्टीम दोगे तो रिएक्ट करेंगे. मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पे जो रिएक्ट नहीं किए ना, उस स्टीम के साथ, मतलब डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल. स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं किए तो हम और ये क्या, मतलब ऐसी वाटर के कौन से फॉर्म है जो ये रिएक्ट करेंगे. तो इसीलिए ये चारों तो मतलब रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर के साथ. ठीक है. तो हो गया वाटर के साथ रिएक्शन. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? हमने तो पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था. एसिड से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा एंड कुछ सॉल्ट आपको मिलेगा. ठीक है. मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. ये तो हमने पढ़ लिया था. आ, हाँ. मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मेथड? चलते हैं. रिएक्टिविटी तो हमें ढूंढना ही है कि कौन सा कितना रिएक्शन करता है, मतलब कितनी स्पीड के साथ रिएक्ट करता है. ये तो हमें ढूंढना ही है. एक्टिविटी 3.11 क्या दिया गया है? यहाँ पे बोला गया है सोडियम पोटेशियम नहीं लेना एंड थोड़ा केयरफुल के साथ करना है. ये हमेशा बोला जाता है. वो मतलब सैंपल्स ले लेना. पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके. Suspend thermometer in the test tube so that their balls are dipped in the acid. जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होगा यहाँ पे नीचे एक बल्ब होगा ना, ये थर्मोमीटर है. वहां पे एक बल्ब होगा जो, सॉरी, यहाँ पे एक बल्ब होगा. तो ऐसे डालना जैसे ये पानी में, टेस्ट ट्यूब में जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है उससे डीप डीप हो जाए, मतलब पानी उसको, सॉरी, HCl उसको टच करे. ऑब्जर्व द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली. ठीक है. ओके, हमने कर लिया. विच मेटल्स रिएक्टेड विगरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन रिएक्ट करेगा बहुत जल्दी? मैग्नीशियम. जो मैग्नीशियम होगा वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा. विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर? मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया एंड ऑल्सो मैग्नीशियम के साथ ही हमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा. अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड. ठीक है. तो अगर मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है तो उसका भी ऑर्डर, मतलब वो बहुत रिएक्टिव है. देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन फेरस. ये हो गया उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर. तो कैसे रिएक्ट कर रहा है नया? ओके. हमने तो पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस. तो मैग्नीशियम प्लस, सॉरी, मैग्नीशियम प्लस HCl आपको क्या मिलेगा? MgCl2 प्लस H2. ठीक है. बैलेंस हो जाएगा. देन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सिक्स. ये बैलेंस करके आपको लिखना है. मुझे आता है, मैं शॉर्ट मतलब पहले ही कर दिया था मैंने ये सारे इक्वेशन, तो मैं लिख दे रही हूँ. बट आपको जब भी एग्जाम में लिखना है बैलेंस करके इसे स्टेप के साथ लिखना है. यहाँ पे मैं नॉर्मली लिख देती हूँ, बट अच्छे से लिखना जब भी एग्जाम में आएगा. देन जिंक HCl क्या होगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. देन आपका आ गया आयरन प्लस HCl. आपको क्या मिलेगा? ठीक है. तो ये हो गया
सबका इक्वेशन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो ये हो गया रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे और एक चीज दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट ए बॉल्ड। देखो यहाँ पे एसिड था ना, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो एसिड है, बट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या निकल दिया, हाइड्रोजन गैस। बट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप 11th 12th में जाओगे, आपको पता चलेगा। आपको तो मैंने बोल दिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, वो ये कभी खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक होता है ऑक्सीडाइजिंग नंबर, जो सोडियम का यहाँ पे है 5। ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन का है यहाँ पे 5। 5 से ज्यादा नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग नंबर नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ से मतलब जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग नंबर है होता है, वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस ही कर सकता है। वो कभी भी खुद को यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। वो खुद को ही रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस ही करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर पाएगा एंड खुद को रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग नंबर 5 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खुद को ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। 5 से ज्यादा इसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर नहीं हो सकता, उसका कैपेसिटी ही उतना है। तो ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस कर पाएगा। तो अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा इजीली। ठीक है, जब भी कोई मेटल अगर आपका क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड क्या बना, H2 बना। तो फर्दर क्या होगा, आपका तो बन गया कुछ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फर्दर क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन आपको मिल गया, वो जो होगा सॉल्यूशन, वहां पे नाइट्रिक एसिड और भी प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि एक बार में सारा ही खत्म हो गया। तो फर्दर मिलके क्या बनाएगा, आपको वाटर दे देगा, एन NO2 या फिर NO, और ये 2-3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे खुद को ये रिड्यूस कर देगा, एंड जो हाइड्रोजन होगा उसे ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो बात फिर से देखना, प्ले करके समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है फर्दर क्लासेस के लिए, हायर क्लासेस के लिए अच्छे से समझना। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। कुछ एक्सेप्शन तो हमेशा ही होता है, एंड एक्सेप्शन याद रखना। मैग्नीशियम जो होगा एंड मैंगनीज, ये क्या करते हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यू मस्ट ऑब्जर्व in 3.11 that rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium। यहाँ पे हमने देखे ना, मैग्नीशियम बहुत जल्दी बबल्स फॉर्म कर रहे हैं। द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दैट केस। तो यहाँ पे क्या हो गया रिएक्टिविटी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। ठीक है, रिएक्टिविटी जो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, जल्दी रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन। यहाँ पे तो देख लिए बबल्स फॉर्म हो रहा है, बट इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे एक्सोथर्मिक हुआ था ना, कुछ टेम्परेचर आपको ज्यादा फील होगा, बट इन द केस ऑफ कॉपर नो चेंजेस। दिस shows that copper does not react with dilute HCl। ये कॉन्सेप्ट भी आप 11th में जाके पढ़ोगे, बट आपको अभी याद रखना है कि जो कॉपर के साथ जो रिएक्शन होगा, वहां पे बबल दिखाई नहीं देगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, एंड कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। कॉपर से रिएक्ट करेगा जाके HNO3 के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। अब बस सुन लो, दिमाग में बस रहना चाहिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एग्जाम के लिए याद रखो। देन कुछ ना ऐसे जो गांव में कभी कभी आते हैं कुछ लोग कि हम आपका सोना साफ कर देंगे,
एंड हमें कुछ आप घर में अगर कुछ सोना है एंड अगर मतलब मैला हो गया है तो आप दे सकते हैं, कभी मत देना, ठीक है? क्योंकि वो कुछ ऐसा लिक्विड रखते हैं जिससे सोना डिजोल्व कर देंगे एंड वो उनके मतलब हमारा जो सोना होता है वो उस मतलब उनको फायदा हो जाएगा ना, हमारा जो सोना होता है उसका कुछ परसेंट डिजोल्व करके ले जाएंगे एंड हमें पता तक भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, एक्वारेजिया के बारे में बताया गया है। एक्वारेजिया क्या होता है? ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है? ये है एक्वारेजिया का मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है? जो आपका HCl HNO3 सॉरी HCl HNO3 जो आप लोगे वो 3:1 रेशियो में होना चाहिए। 3:1 रेशियो में इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन तो नेदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन, अकेला कोई नहीं कर सकता। ये दोनों अगर इस क्वांटिटी में मिल जाएंगे तो डिजोल्व कर देंगी। aquaresia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. गोल्ड एंड प्लेटिनम को ये इजीली डिजोल्व कर सकते हैं, इसीलिए जो बाहर आते हैं ना उन्हें कभी मत देना। अगर सोनार के पास लेके जाना है तो फाइन, अदरवाइज मत, मतलब मत देना उन लोगों को, वो डिजोल्व करके ले जाएंगे, ठीक है? हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? ये बोला गया है कैसे दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो चलो चलते हैं देखते हैं एक्टिविटी 3.12 में क्या दिया गया है। टेक अ क्लीन ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल, जैसे यहाँ पे लिया गया है आयरन नेल, ये कॉपर नेल या आयरन नेल, ठीक है? पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 20 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है। यहाँ पे ये है आयरन नेल एंड ये है कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर वायर एंड ये है आयरन सल्फेट, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट को 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे 20 मिनट के बाद क्या होगा? ये जो आयरन नेल है एंड ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे ब्लू है ना ये सॉल्यूशन, तो ये ग्रीन हो गया होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिखाई देगा बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, नो चेंजेस, ठीक है? In which test tube did you find that the reaction happen? टेस्ट ट्यूब नंबर ए, मतलब जो भी आप नेम दिए होंगे यहाँ पे कुछ रिएक्शन चेंज दिखाई देगा, ग्रीन कलर का हो गया होगा, ठीक है? ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस? मतलब कुछ चेंजेस तो हुआ है, चेंजेस नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे बोलोगे? कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11? Yes, in those activities, it is found that iron is more reactive than copper. हो गया ना आपका कि आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, बिकॉज देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था एंड यहाँ पे आयरन था। जब आपको 20 मिनट के बाद देखा तो यहाँ पे क्या हो गया था? फेरस सल्फेट हो गया था। क्यों? इसने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे आयरन था ना, कॉपर था, ये तो यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद आ गया, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो रिएक्शन किसके बीच हुआ है? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो क्या मिला? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है? ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? Reactivity metals can displace less reactive metals from their compound in solution or molten form. सिंपली देखो, आपका आपका कंपटीशन है और एक लोग के मतलब आपके साथ और एक पर्सन भी है, जिन दोनों के बीच कंपटीशन है। अगर वो मेंबर थोड़ा लेस रिएक्टिव मतलब थोड़ा आपसे कम मतलब पावर में थोड़ा कम है तो उससे आप कंपटीशन से निकाल सकते हो। अदरवाइज आप बहुत छोटे होंगे एंड वो बहुत ही बड़ा होगा,
तो आप क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। तो वैसे ही जो कम रिएक्टिव होगा उसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होगा वो उसे डिस्प्लेस कर सकता है। We have seen in the previous sections that all metals are not equally reactive. Correct? हमारे पास भी कौन सा इक्वल पावर होता है? We check that the reactivity of various metal with oxygen, water and acid. हमने चेक किया कि कैसे रिएक्ट करते हैं. But all metals don't react with these reagents. But देखे ना हम कि जो पानी के साथ सिल्वर एंड गोल्ड ये सारे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं किए एंड कुछ तो फटाफट ही कर लिए जैसे सोडियम पोटेशियम. But all metals don't react with these reagents, so we are not able to put all the metals samples we had collected in decreasing order of their reactivity. तो हमें ठीक से पता नहीं चला. Displacement reaction studied in chapter 1 give better evidence. बट ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ये बेटर एविडेंस देते हैं कि रिएक्टिविटी जानने के लिए. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपका यहाँ पे दिया गया है आपके बुक में कि कौन सा मोर रिएक्टिव है एंड कौन सा लेस रिएक्टिव है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगता था. ट्रिक के बिना मैं कभी ये टेबल्स याद ही नहीं रखती थी. तो यहाँ पे क्या ट्रिक है आपको याद रखना है. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ. आप ये ट्रिक बार बार याद करना, अदरवाइज ट्रिक भी याद नहीं रहेगा. ट्रिक को भी याद करना पड़ता है. ठीक है, सॉरी. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जीब्रा. इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेप्स गोल्ड. ठीक है, ये है ट्रिक. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेप्स गोल्ड. ठीक है, तो प्लीज मतलब आपका हो गया पोटेशियम. स्टॉप मतलब आपका हो गया सोडियम. कलिंग कैल्शियम. मी magnesium. A aluminium. Cute, which is um, uh, sorry, carbon. क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. Zebra, which is zinc. Instead, iron. Try, which is tin. ये ट्रिक याद रखने के लिए आपको एक दो मतलब ज्यादा याद रख लेना. कोई मतलब ज्यादा नहीं है, आपको फर्दर क्लास में जाके पढ़ना ही है. लर्निंग which is lead. How, which is hydrogen. Copper, silver, Ag. ठीक है, एंड आपका आ गया गोल्ड विच इज Au. ये ट्रिक याद रखना, जल्दी याद हो जाएगा. ठीक है, देन आपका आ गया क्वेश्चन. वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन, मतलब क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है इवन वाटर से भी, एनवायरमेंट से भी. तो ऑक्सीजन जहां पे होगा वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए केरोसिन में रखा जाता है. हो गया आपका आंसर. ये वाला क्वेश्चन हो गया. राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम. आयरन स्टीम के साथ जो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड एंड आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं. जब आयरन रिएक्ट करेगा, स्टीम मतलब H2O, यहाँ पे सिर्फ लिखा जाएगा गैस. ये तो सॉलिड होगा. कैसे पता चलेगा स्टीम है या फिर वाट लिक्विड है? तो यहाँ से पता चलेगा ये जो स्टेट है ना आपका, इसीलिए स्टेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको क्या मिलेगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस. सॉल्व करके लिखना है. ठीक है,
हो गया। जब कैल्शियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा Fe3O4 मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम एंड पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा एंड पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा तो विल प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आप लिख लेना खुद से, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर नहीं होगा आप कमेंट में बता देना, मैं दूसरे लेक्चर में डाल दूंगी। Samples of four metals A, B, C, D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabled. ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि A, B, C, D कौन है, बट ये जो यहाँ पे ये टेबल दिया है ये कुछ ऑब्जर्वेशन से हमें दिया गया है, तो हमें बताना है कि जो क्वेश्चन है हमें उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे बोला गया है ABCD 4 मेटल है, ये कुछ आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट इन सब के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन के बाद इनका रिजल्ट क्या है, तो उससे देख के हम बताएंगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। पहले ये टेबल से हम समझ लेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होता है। देखो पहले मेटल ए दिया गया है, जब वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ मतलब नो रिएक्शन। अगर कुछ रिएक्शन नहीं है तो ए क्या होगा, उससे कम पावरफुल ना। अगर हम अगर हम आयरन ले रहे हैं तो कहाँ पे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, उससे कम पावरफुल होगा ए। अगर ज्यादा पावरफुल होता वो तो रिएक्शन हो जाता, डिस्प्लेसमेंट हो जाता ना। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया गया है एंड ए ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो कॉपर से ज्यादा ही रिएक्टिव होगा ए। ठीक है, तो यहाँ में एक मिल गया। जो बी होगा यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट कर देता है, आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये क्या होगा, आयरन सल्फेट से ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, अगर कम पावरफुल होता वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, एंड जिंक जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, तो क्या होगा, जिंक इससे पावरफुल होगा। अगर कुछ नहीं कर पा रही है, उसे मार नहीं पा रही है, हरा नहीं पा रही है, तो क्या होगा, जिंक उससे ज्यादा पावरफुल होगा। एंड सी आयरन सल्फेट नो रिएक्शन, तो यहाँ पे कहीं आएगा आयरन के नीचे। एंड कॉपर सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन, तो कॉपर के नीचे ही आएगा। जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, ऑफकोर्स जिंक तो बहुत ही ऊपर है, तो नो रिएक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट किसके साथ दे रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या होगा, सिल सिल्वर उससे कम पावरफुल होगा। हो गया, सिल्वर को नीचे रख दिया ना मैंने। देन डी आ गया, वो सारे ही नो रिएक्शन दे रहा है तो डी सबसे लास्ट में आ गया। तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, मेटल बी का। दिख गया ना यहाँ पे आपका। हु वुड यू व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट में हम बी को डाल देंगे तो क्या होगा, इफ B is added to solution of copper sulfate then it would displace copper। क्यों, क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे तो हमने रिएक्टिविटी निकाल लिया ना, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे जो नहीं दिया गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, देन आ गया आपका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यहाँ पे तो मैंने कर दिया, आप लिख लेना या फिर मैं लिख देती हूँ। B देन A then C, then D। क्या आपका, which gas is produced when hydrochloric acid is added to a reactive metal? Of course, hydrogen gas। Write the chemical reaction when iron react with H2SO4। क्या होगा हम यहाँ पे, आयरन H2SO4, आपको क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस H2। ठीक है, what would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate? जब जिंक आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या होगा, जिंक सल्फेट। क्यों होगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। आपका क्या मिलेगा, Fe। ठीक है, हो गया आपका। तो ये था मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पता
पता लगाना था एंड हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो आज का लेक्चर होपफुली आप सबको समझ में आया होगा एंड मैं ट्राई करूंगी अच्छे से आपको समझा सकूं। सारे क्वेश्चन कवर करने के लिए मैंने ट्राई किया है एनसीईआरटी से, बिकॉज ये आपका बेसिक बुक है। यहाँ से अगर आप कवर करते हो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू जो जिन्होंने भी इतना तक वीडियो देखा एंड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।